तो देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये एक पूरी मास्टर क्लास होने वाली है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आप किस तरीके से कम सैलरी में बहुत ज्यादा पैसा सेव करके लंबे टाइम में खुद को अमीर बना सकते हो। तो इसमें आपको हर एक चीज का फ्रेमवर्क मिलेगा, प्लस इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज जो बताई जाएगी वो रियल लाइफ एप्लीकेबल है। क्योंकि देखो मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत करी है और एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट से जहां से एक नॉर्मल बंदा शुरू करता है वहां से शुरू किया, जहां पर कोई रिसोर्सेज नहीं थे, किसी भी चीज की कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी, सिर्फ वेल एजुकेटेड एक बैकग्राउंड से आता हूं मैं, वहीं से मैंने शुरू किया और हर एक चीज को बिल्ड किया। तो मैंने जब शुरू किया था तो मैंने बहुत ही कम पैसे से शुरू किया था। अगर मैं आपको अपनी पहली इनकम बताऊं तो वो थी 200 रुपए। तो वहां से मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया। तो एक वक्त था जब मेरे पास भी बहुत ही कम पैसे आते थे। अब इन्हीं कम पैसों का इस्तेमाल करके आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ाते हुए ज्यादा पैसे बचाते हुए कैसे अमीर बन सकते हो, ये सारी चीजें अभी इस वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाली है। तो चलो सबसे पहले ना हम कुछ चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ चीजों को सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि आपके लिए हर एक चीज को समझना आसान हो जाए। देखो कम पैसे में अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप किसी ना किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे जहां पर आप जितनी भी अभी तक आपने मेहनत करी है ना वो सारी मेहनत वेस्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो देखो जो सबसे पहला स्टेप है ना वो है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब आप ये समझो, देखो जब तक आपको ये नहीं पता ना कि आप अभी कहां पे हो और आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहां है तो आप कभी ये पता नहीं लगा पाओगे कि आप जाओगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले हमें ये समझना है कि करंट में अभी इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या कहती है और उसको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करना है। बहुत सारे लोग ना ऐसे बोलते हैं कि अरे यार हमें तो पता ही नहीं है अभी क्या चल रहा है, थोड़ा कभी कभी अकाउंट देख लेते हैं, ये वो फलाना ढिंका। देखो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे और कम पैसे होने के बावजूद भी आप पैसे बचा सकते हो लेकिन आप वो पैसे भी नहीं बचा पाओगे। तो देखो सबसे पहली चीज ये एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू डोंट चेक योर बैंक अकाउंट ऑन अ डेली बेसिस देन सून देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू चेक। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। देखो ये सच्चाई है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट को रेगुलरली चेक नहीं कर रहे हो तो एक टाइम के बाद आपके पास कुछ चेक करने के लिए बचेगा ही नहीं। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप एक चीज समझो, जितनी रेगुलरली आप अपने बैंक अकाउंट को देखते रहोगे, अगर आप डेली अपना बैंक अकाउंट खोलकर सबसे पहले ये देख रहे हो कि आखिर आज मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे मेरे शायद आने वाले हैं, इसमें से कितने पैसे जाने वाले हैं, जब तक आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके पास पैसा कम आ रहा हो ज्यादा आ रहा हो, आप पैसा नहीं बचा पाओगे। तो आप ये समझो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको सबसे पहले करना है और इसको आप अपने दिमाग में छाप लो। अगर आप इस चीज को नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि मैंने सबसे पहले ये चीज करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, जब मैंने बहुत ही कम पैसे से शुरू किया था। तो जब मेरे को ये पता था कि यार बहुत ज्यादा पैसा तो है नहीं, तो अब इस पैसे में से क्या बचाऊं, क्या खर्च करूं, उस टाइम से ही मेरी आदत है कि मैं रेगुलर बेसिस पर अपना बैंक अकाउंट चेक करता हूं, चाहे पैसे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे कम आ रहे हो चाहे ज्यादा आ रहे हो, क्योंकि इससे आपकी एक हैबिट डेवलप होती है और अभी आपको आगे पता लगेगी कि वो हैबिट आपको कहां कहां काम आई है। तो देखो इसके बाद आपको जो सेकेंड चीज करनी है, आपको ये 4 चीजें ना पेपर पे लिख कर रखनी है। उसमें पहला क्या है, आपकी इनकम, आखिर आप कमा कितना रहे हो, आपकी इनकम कितनी है, कितना पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रखा है कि अगर आपको जॉब से 50,000 रुपये आ रहे हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा में आप कुछ साइड हसल कर रहे हो, उससे आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो ये हो गई आपकी इनकम। उसके बाद आपको ये दूसरी चीज़ देखनी है जो कि है आपके एक्सपेंसेस। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रखा है कि रेंट है 20,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी का आपका 2,500 रुपये का, इसके अलावा फिर आपके फूड के भी एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी आपके बाकी एक्सपेंसेस होते हैं। तो पहले तो आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस इन दोनों चीज़ों को लिख लो। अगर आप अभी नए महीने में हम लोग एंटर कर रहे हैं, आज जिस टाइम पे ये वीडियो बन रही है तो नया महीना शुरू हुआ है, तो आप पिछले महीने की हर एक चीज़ अपना स्टेटमेंट खोलो, बैंक स्टेटमेंट, और वहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल लो। उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखनी है जिसमें 2 चीज़ें आती हैं जो कि है एसेट्स और आपकी लायबिलिटी। तो देखो जो ये पहली चीज़ है ना, ये पहली चीज़ एक्चुअली में आपका इनकम स्टेटमेंट है और ये जो दूसरी चीज़ है ये आपका वेल्थ स्टेटमेंट है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे आपस में इंटरलिंक होती है। सबसे पहले आपने इनकम अपनी फाइंड आउट कर ली, फिर आपने एक्सपेंसेस लिख ली। अब आप समझो कि आपके पास एसेट्स कितने हैं। एसेट्स क्या होता है, वो चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे रही है किसी भी तरीके से, चाहे वो कैश फ्लो के फॉर्म में हो, चाहे वो एप्रिसिएशन के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मान लो आपके पास फॉर सपोज गोल्ड है 25,000 रुपये के आसपास का, आपके पास इक्विटी है, आपने कुछ शेयर्स वगैरह बाय कर रखे हैं, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं भी पैसा डाल रखा है, तो ये वो हो गया। उसके बाद आप ये चेक करो कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है। अब लायबिलिटी
लायबिलिटीज़ में जैसे आपकी कोई ईएमआई पेंडिंग है, आपने कहीं पे कोई क्रेडिट कार्ड का कुछ ले रखा है, कहीं आपने बाइक ले रखी है, कुछ भी ले रखा है, उसके बाद आप ये देखो कि फ्रेंड्स, अब इसमें भी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग उधार दे देते हैं अपने दोस्तों यारों को, तो वो भी एक तरीके से आपको पता है कि हाँ ठीक है, मतलब मान लो मैंने किसी से फॉर सपोज 5,000 रुपये उधार लिए थे, अब मेरे को चुकाने तो हैं। अब देखो कुछ लोग नहीं चुकाते हैं और 90% लोग यही करते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। मान लो आपने अपने दोस्त से 2,000 रुपये ले रखे थे, अब आपको उसे 2,000 रुपये लौटाने हैं, तो आप ये भी लिख लो अपनी लायबिलिटी में। तो सबसे पहले ना आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक करो, देखो आपके पास पैसा कितना है। उसके बाद ये 4 चीजें पेन और पेपर लेकर लिख लो, ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखो इस स्टेप का फायदा क्या है। स्टेप का फायदा ये है कि जब आप ये कर लोगे उसके बाद ना आपका एक स्टेटमेंट निकल के आएगा जिसको हम कहते हैं द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपका जो पैसा है उसका इनफ्लो कितना है और ये आपको ये बताएगा कि आपका आउटफ्लो कितना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जितना आपका इनफ्लो है और जितना आपका आउटफ्लो है, जब आप अपने इनफ्लो में से अपने आउटफ्लो को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी अपनी सेविंग्स, या इसको मैं लेफ्ट ओवर कह लेता हूं, जो आपके पास पैसा बचेगा। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आप आखिर आज की डेट में कितना पैसा बचा पा रहे हो। अब कोई पूछेगा कि अगर ये वाली बात है तो ये एसेट लायबिलिटी वाली चीज़ क्यों लिखवाई, देखो ये इसलिए लिखवाई क्योंकि आपकी जो लायबिलिटीज़ है ना वो भी आपसे धीरे धीरे पैसा लेके जाती है। जो आपके एसेट्स हैं उसके अंदर भी आपका पैसा जाता है, मतलब कि अगर मान लो आपने SIP बांध रखी है, आप हर महीने कुछ डाल रहे हो तो हर महीने पैसा जा रहा है ना, तो उससे क्या होगा, जब तक आप ये सारी चीज़ें लिखोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा कि आपका कैश फ्लो किस तरीके का है। अब आप एक चीज समझो, ये जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट निकल कर आएगा ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। देखो दिस इज योर वर्थ, क्योंकि इसमें अभी हम एसेट्स की बात नहीं कर रहे। वर्थ का मतलब ये है कि ये आपके हाथ में एक्चुअली में हर महीने में पैसा बचता है, तो ये आपका लेफ्ट ओवर है, ये आप बचा पा रहे हो। अब चाहे आपकी सैलरी 25,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, उस पर अभी आगे आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारी तो 25,000 ही सैलरी है, हमारा तो बचता ही कुछ नहीं है, कोई कहेगा 50 है, बचता कुछ नहीं है। तो देखो हर एक चीज़ को अभी समझेंगे, आपके लिए ही ये पूरी वीडियो है कि कैसे कम सैलरी में आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। अब आप एक चीज समझो, अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये जो मैंने बात बोली कि ये आपका सबसे बड़ा रियलिटी चेक है, तो ये रियलिटी चेक क्यों है। देखो यहाँ पे है व्हाई, हाउ विल दिस हेल्प मी एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो देखो हर एक चीज अभी आपको पता लगने वाली है। सबसे पहली चीज ये है, नाउ पे अटेंशन एंड बिल्ड योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बट हाउ। अब बात यह है कि एक बारी आपको ये तीनों चीजें मिल गई, मतलब कि आपने एसेट लायबिलिटीज लिख ली अपनी, आपने अपने इनकम एक्सपेंसेस लिख लिया, आपने देख लिया कि मेरा कैश फ्लो कुछ ऐसा दिखता है। अब आपको फाइनेंशियल हैबिट्स के ऊपर फोकस करना है जिससे आपकी वेल्थ बनेगी। अब देखो समझो कि वो कैसे होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले ना आप ये डेटा अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये डेटा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, राइज इन यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया एंड दिस इज एक्चुअली द डेविल टू वेल्थ। ये सबसे बड़ा डेविल है। अब कोई बोलेगा क्यों है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड्स का दबा के इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होता है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है, बात सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की नहीं है। आप अगर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कभी भी देखोगे ना, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज मैक्सिमम हमेशा कहाँ पर पिच करेंगी, या तो आपको फ़ोन पर पिच किया जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, या फिर आप मॉल्स वगैरह में कहीं भी जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये वो जो भी होता है। तो आप एक चीज़ समझो कि जो इंसान आपको मेट्रो स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड बना के दे रहा है, किसी नॉर्मल मॉल में आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे रहा है, उसको भी अपने दिमाग में पता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कंपनी को भी पता है कि इस आदमी को ही क्रेडिट कार्ड की एक्चुअली में ज़रूरत है। मतलब आप एक चीज़ समझो, ये जो आदमी है ना जिसको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, कंपनीज को ये पता है कि यही आदमी हमारे क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंसेगा। और कंपनी, आप कभी भी देखना, बैंक ना हमेशा उस आदमी को लोन देना चाहता है जिसको लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक हमेशा क्रेडिट कार्ड उस आदमी को देना चाहता है जिसको क्रेडिट कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है। और कभी भी बैंक उस कस्टमर को फोन करके नहीं बोलेगा कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो, जिस कस्टमर के एक्चुअली में पेइंग कैपेसिटी बहुत है, या उनको पता है कि हाँ इसके पास पैसा रहता है यूजुअली, क्योंकि वहां से बैंक कमा नहीं पाएगा। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में सेट करो। अब अगर आप इस डेटा को बहुत ही ध्यान से देखोगे, आपके सामने है ये डेटा, ये हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल आपको इस डेटा में जंप मिलेगा। मतलब ये डेटा देखो आपको पता है क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है, ये मिलियंस में है डेटा क्रेडिट कार्ड इशुएंस का। तो जो 2017 के अंदर
सिर्फ 29 मिलियन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड था, आज वो 200 मिलियन पे पहुंच गया। यानी कि हमारे देश के अंदर करीब 20 करोड़ लोगों के हाथ में क्रेडिट कार्ड थमा चुकी है कंपनीज। 20 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं। अब हो सकता है कि इसमें लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स भी रखते हैं, तो थोड़ा सा हम बफर ले लेते हैं। आप एस्टिमेट लेके चलो कि 10 करोड़ कम कर देते हैं, लेकिन 10 करोड़ भी इज अ वेरी बिग नंबर। आप समझो, हमारे देश की सिर्फ 1 से 2% ऐसी पॉपुलेशन है जो 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाती है, और इसके बावजूद भी आप समझ रहे हो 150 करोड़ का 1 से 2% कितना होता है? 1-1.5 करोड़, मैक्सिमम 2 करोड़ आप पकड़ लो, 2 करोड़ लोग हैं। आप समझो उनसे ज्यादा 10 करोड़ लोगों के हाथ में क्रेडिट कार्ड्स हैं आज की डेट में। तो ये कितना डेंजरस साइन है। अब देखो ये क्यों डेंजरस है, आपको मैं आगे बताता हूं कैसे। आप ये एक और डेटा देखो, इस डेटा से आपको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी किस तरीके से नरक बनाई जा रही है। आप ये लाइन पढ़ो, दी एवरेज टिकट साइज हैज अंडरगॉन अ स्टेडी ग्रोथ ऑफ 7.3%। 7.3% से जो टिकट साइज है ना क्रेडिट कार्ड यूज करने का, मतलब कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो बढ़ रहा है हर साल। अब इससे प्रॉब्लम क्या आने वाली है? प्रॉब्लम उनको आने वाली है जिनके पास पैसा कम है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी उन्हीं को देती है कंपनी। अब आप देखो यहाँ पे हो या रहा है, अभी ना सिर्फ 3% पॉपुलेशन के पास एक तरीके से फॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा अगर मैं एक्चुअल डेटा फिगर्स को देखूं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे पता लगेगी जो इन्होंने बहुत बढ़िया लिख रखी है, और ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इंक्रीज्ड प्रेफरेंस टुवर्ड्स क्रेडिट कार्ड एज अ पेमेंट मोड फॉर हाई वैल्यू परचेजेस। महंगे परचेजेस करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स का यूज हो रहा है। मतलब कि अगर आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर समझोगे तो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जिनका प्राइस ज्यादा है, तो उनके पास एक्चुअली में उतना पैसा नहीं है उन चीजों को परचेज करने का, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उसे परचेज कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 100% चांस है आप या आपका कोई बहुत ही क्लोज नोन क्रेडिट कार्ड के किसी ना किसी ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है और वो उलझ चुका है बुरी तरीके से। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब आप आगे समझो कि ये चीज़ कितनी खतरनाक हो रही है। आप अगर ये ट्रेंड पैटर्न देखोगे ना, आपको ये पैटर्न ही बता देगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। एवरेज टिकट साइज ऊपर जा रहे हैं, 6,000 रुपये के आसपास तक पहुंच गया। मतलब 6,000 रुपये तक का तो एवरेज खर्चा हो रहा है क्रेडिट कार्ड से जिन लोगों के हाथ में क्रेडिट कार्ड है। अब देखो इसकी वजह से ना क्या होता है, इसकी वजह से आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट है ना वो बनने से पहले ही बिगड़ जाती है। क्योंकि आप एक चीज समझो, आपकी एक तो सैलरी कम है। अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आप बहुत ही लिमिटेड पैसा कमाते हो कि यार मैं फॉर सपोज 50,000 रुपये कमाता हूँ, मेरे को इसी में गुजारा करना है, अब उसके अंदर अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हो, जो कि ये डेटा हमें बता रहा है कि लोगों को मिल रहे हैं, ये चीज आपकी पूरी फाइनेंशियल हैबिट और पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद कर देगी। और उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करोगे ना, आप इस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे। आप महीने के एंड में देखोगे कि यार पैसे तो बचे ही नहीं है। इनफैक्ट पैसे बचने से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों से उधार लेना पड़ रहा है क्योंकि लायबिलिटीज इतनी पाल ली है। तो ये बेसिकली क्या है, क्रेडिट कार्ड्स आपको लायबल बनाते हैं, आपकी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखो क्रेडिट कार्ड बहुत अमेजिंग चीज है, लेकिन यूज कैसे करना है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। देखो आप एक चीज ना अपने दिमाग में सेट कर लो, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो ये है, एनी एफर्टलेस मनी दैट इज गिवन टू यू विल ऑलवेज रूइन योर फाइनेंशियल हैबिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एनी एफर्टलेस मनी मतलब वो पैसा जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है, एफर्ट नहीं लगाया है। यहाँ पे मैं फैमिली से आने वाला नहीं बोल रहा हूँ, बाहर से कहीं से भी आने वाला, चाहे आपने किसी से उधार मांग लिया हो, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया हो, कुछ भी ले लिया हो, दोनों ही कंडीशंस में ये जो एफर्टलेस पैसा आपके पास आ रहा है ना, जो आपको मिल रहा है, ये पैसा आपकी फाइनेंशियल हैबिट को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। और इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आप ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे कि उससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो ये अपने दिमाग में आप सेट कर लो, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। एनी एफर्टलेस मनी दैट इज गिवन टू यू विदाउट योर ओन एफर्ट विल रूइन योर फाइनेंशियल हैबिट। तो भाई आप अपना रूल बना लो लाइफ में, कोई ऐसा पैसा लेना ही नहीं जिसके लिए मेहनत नहीं करी है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी आपको क्रेडिट मिल गया ना एक तरीके से, आपने मेहनत तो करी नहीं उस पैसे के लिए, अभी कमाए तो है नहीं वो पैसे। और सेम चीज है अगर आपने लोगों से उधार ले रखा है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने स्टेप 1 डिस्कस किया है और ये समझा है कि अभी आपको क्या क्या करने की जरूरत है ये एनालाइज करने के लिए कि करंट सिचुएशन में आप कहां पे हो। अब स्टेप 2 पे आ रहे हैं हम, और स्टेप 2 ये है कि आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फिक्स करना है। तभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है फिक्स योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब ये कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ये क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, आपको समझ में आने वाली है। देखो 3 अलग अलग तरीके के
लोगों का पैसा यूज करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें क्या सही है क्या गलत है अभी हम समझने वाले हैं। लोगों की इनकम आती है, लोग उसके बाद सबसे पहले एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद कुछ अगर बच जाता है तो उसे सेव करते हैं, और फिर वो ढूंढते हैं अरे भैया आप कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसा पैसा कहीं डालना है, कुछ कुछ बता दो, कोई टिप दे दो, कोई स्टॉक बता दो, कोई म्यूचुअल फंड बता दो। क्योंकि जिस तरीके से ये होता है ज़्यादा पैसा होता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप पहले खर्चे कर रहे हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि अब कुछ बचा है तो मैं कहीं पैसा डालूं, तो यही होने वाला है आपके साथ। ये आपको 100% गरीब बना देगा। 100% पॉसिबिलिटी है कि आप कभी भी गरीबी रेखा या फिर आप ये कह लो कि नॉर्मल बिल्कुल ही स्टैट्यूटरी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से ऊपर बढ़ ही नहीं पाओगे, तो अमीर बनना तो छोड़ दो। अब दूसरा आता है, दूसरे में क्या है, लोग बोलते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे ना हर एक बंदा बता देगा, लेकिन ये भी गलत है, मैं बताऊंगा क्यों। लोग बोलते हैं आपकी इनकम आए, पहले आप उस इनकम को करो सेव, इनकम को सेव करने के बाद आप करो उसको इन्वेस्ट, और फिर जो बच जाए उससे आप अपना खर्चा करो, इससे आप अमीर बन जाओगे। देखो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ये आपको 100% अमीर बना देगी, लेकिन 95% चांसेस है कि आप ये काम कभी कर ही नहीं पाओगे। अब आप बोलोगे ये कैसी बात है आदित्य? देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो अपनी लाइफ में खुद से एक्सपीरियंस करके मैंने निकाला है। वो ये है कि इसमें लिखा है पहले आप इनकम करोगे, उसके बाद आप पैसा बचाओगे, फिर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, फिर आप एक्सपेंस करोगे, फिर आप अमीर बन जाओगे। बात ये है ना कि जब आप पैसा कमाते हो, फिर अगर आप पहले पैसा बचाते हो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हो और फिर खर्चा करते हो ना, होता ये है कि जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है ना, और आज की डेट में कंपनीज मार्केट कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को, आप ये समझ लो एक बार आपकी जेब में पैसा आया और आपने वो पैसा किया सेव, और फिर अब आप, ऐसा तो है नहीं ना कि पैसा सेव करते ही इन्वेस्ट कर दोगे, कुछ तो आप देखोगे, राइट? कोई तो फिगर आउट करोगे ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा जोड़ोगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे। अगर आपकी सैलरी कम है तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो बात ये है कि जब आप उसको सेव करोगे ना, सेव करने के बाद जब आप एक्सपेंस करने वाली मूड में आओगे तो आप वो सेव करे हुए पैसों में से भी पैसे निकाल लोगे। क्योंकि जब आप पैसा खर्च करने आते हो ना, एक्सपेंस करते हो, तब कंपनीज अपना गेम खेलती है, तब आसपास का कंज्यूमरिज्म अपना गेम खेलता है और आपकी जेब से पैसा खींचता है। आपका कोई दोस्त यार आ जाएगा, भाई मेरे को ये उधार दे दे, वो दे दे, सेविंग्स में से निकाल के दे दोगे। आपको कोई मन कर जाएगा कुछ आड़ा टेढ़ा खरीदने का, आप सेविंग्स में से पैसा निकाल दोगे। तो बात ये है कि अगर आप पहले पैसा कमा रहे हो, फिर आप सेव कर रहे हो, फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप एक्सपेंस कर रहे हो, देखो 100% चांस है आप इससे अमीर होगे ही होगे, लेकिन 95% चांस है आप ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो जो चीज़ पेपर पे समझ में आती है ना, वो रियल लाइफ में वैसे इंप्लीमेंट नहीं होती। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होने वाली चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जैसे ही आपकी इनकम आए, सबसे पहले वो पैसा करना है इन्वेस्ट। आप मान लो फॉर सपोज आप 50,000 रुपये कमाते हो, आप 5,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो SIP करने का। जब आपकी सैलरी आ रही है ना, उसी दिन या उसके अगले दिन आपकी SIP शेड्यूल होनी चाहिए। मतलब कि पैसा आपने देखा, देखते ही पैसा, उसमें से पैसा निकल के अपने आप इन्वेस्टमेंट में चला गया, वो सेविंग्स में नहीं जा रहा, क्योंकि सेविंग्स वाला हिसाब है ही नहीं भैया। ये हम देखो, आप एक चीज़ समझो, हमारे पेरेंट्स का, हमारे दादा दादी का ज़माना अलग था। उस ज़माने में ना सेविंग्स करना आसान था, क्योंकि पैसा आता था और बहुत लिमिटेड ही चीज़ें होती थी जिन पे पैसे खर्च करे जा सकते थे। तो अय्याशी के साधन बहुत ही कम थे उस टाइम पे, लेकिन आज की डेट में ऐसा है नहीं, साधन बहुत सारे हैं, आप ये समझ लो। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, और वो तरीका प्रैक्टिकली क्यों सही है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। आप अपना ये रूल बना लो कि जैसे ही पैसा आएगा, पैसा पहले इन्वेस्ट होगा, बाद में उसके बाद जो करना होगा करूंगा। क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट हो गई ना, उसके बाद जो बचा है मैंने करना है। क्योंकि आप समझो अगर आप 50,000 रुपये कमाते हो ना, तो 100% चांस है कि ये जो आपका तरीका है ना, कि पहले आप सेव करोगे फिर आप इन्वेस्ट करोगे, आप उस सेविंग्स में से भी पैसा उड़ा लोगे, ये सच्चाई है। तो कुछ नहीं करना आपको, इनकम आएगी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होनी है। तो आप एक चीज समझ लो कि अभी आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि आप पहले सेव करो और आप बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करो। तो आप पहले इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे 5,000 की करते हो, 10 की करते हो, 15 की करते हो, वो आप फिगर आउट करो, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और फिर आपको करनी है कुछ सेविंग्स। अब क्यों करनी है? क्योंकि ये क्रिएट करेगा आपके लिए एक इमरजेंसी फंड। उसके बाद आपको करने हैं एक्सपेंसेस, और ये जो तरीका है
ये 100% आपको अमीर बनाएगा भी, और इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि इसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो ये पिछले वाले की तरीके से नहीं है जैसे ज़्यादातर लोग आपको बताते हैं, क्योंकि देखो वो काम नहीं करता, और जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप बोलोगे रिजल्ट नहीं मिला जी। तो सीधी सीधी बात ये है, पहले आपकी इनकम आनी है, उसके बाद वो होनी है इन्वेस्ट, उसके बाद कुछ पैसा आपने सेव भी करना है, ये आपके इमरजेंसी फंड में जाएगा, और फिर आपने करने हैं खर्चे, और इस तरीके से आप हो जाओगे अमीर। अब यहाँ पर लोग ये पूछेंगे कि ये सारा जितना भी हमने अभी तक समझा ये होगा कैसे, और इससे अब इसके बाद क्या करना है। तो देखो अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 पर, जो कि ये है आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपना कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू योर इनकम। अब ये कैसी बात है, मतलब कि ये कैसे काम करता है। देखो आप एक चीज़ समझो, अगर मान लो आप आज 50,000 रुपये कमा रहे हो, तो आज से 5 साल बाद क्या आप 50,000 ही कमाओगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो आप और कमाओगे। मान लो आप बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो पैसा आप आज कमा रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आप अगले साल कमाओगे, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आप अगले साल कमाओगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर तो बात ही करना बेकार है, फिर तो आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो। तो आप ये चीज़ समझ के चलो कि जो पैसा आप आज कमा रहे हो उसके थोड़े टाइम बाद आप कुछ अलग पैसा कमाओगे, तो आपको अपने कैश फ्लो को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, आप चाहे 2 लाख कमा लो चाहे 5 लाख कमा लो, इसको मैनेज नहीं करोगे ना, सारा पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट अ पुअर कैश फ्लो लुक्स लाइक। अब ये पुअर कैश फ्लो की बात हो रही है, गरीब आदमी की बात नहीं हो रही है, तो दोनों चीज़ों को मिक्स मत करना कि नहीं नहीं सर ये कैसी बात है, हम तो जी हमारे पे तो ठीक ठाक पैसा है, हम थोड़ी गरीब हैं। लेकिन आप क्योंकि अभी आप रिलेट करोगे ना, अभी जब मैं आपको बताऊंगा, ये पुअर कैश फ्लो की बात हो रही है, गरीब आदमी की बात नहीं हो रही। आप समझो जो पुअर कैश फ्लो है ना, उसमें होता ये, पहले आपकी कुछ इनकम आती है, चाहे वो जॉब से हो, बिजनेस से हो, जो भी आपका चल रहा है, उसके बाद आप खर्चे करते हो, ठीक है, तो आप एक्सपेंस करते हो, मतलब कि आप एलोकेट करते हो खर्चे में। उसके बाद पहले आप लायबिलिटीज दोगे, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है, भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। उसके बाद आप फोमो पे खर्चा करोगे, उसके बाद आप जो बचेगा वो आपका बच जाएगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये कैसे काम करता है। मान लो फॉर सपोज आपकी तनख्वाह है 50,000 रुपये, ठीक है। सबसे पहले तो आप करोगे एक्सपेंसेस। अब आपके एक्सपेंस में क्या क्या आता है जी? रेंट हो गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी, राशन हो गया हमारा, तो ये सारे हो गए आपके एक्सपेंसेस। अब इसके बाद जिस आदमी का कैश फ्लो पुअर होता है उसने लायबिलिटीज भी पाली हुई होती हैं, और बेमतलब की पाली हुई होती है। अब इस पे लायबिलिटी में क्या आएगा जी? इसका आएगा क्रेडिट कार्ड का जो इसने उधार चढ़ा रखा है, दोस्तों से जो पैसा ले रखा है, रिश्तेदारों से जो पैसा ले रखा है, शायद कोई कार का लोन चल रहा है इसका, पता नहीं जो भी चल रहा है, कोई EMI चल रही है, आईफोन वाईफोन लेके बैठा है, तो कुछ भी है। तो ये जो पुअर कैश फ्लो है ना, मतलब जो आपको एक्चुअली में गरीब बनाएगा, उसमें होता ये है कि पहले आप पे पैसे आते हैं 50,000 रुपये, फिर आप करते हो खर्चे करने के बाद देते हो लायबिलिटी भी पहले नहीं चुका रहे, पहले खर्चा करोगे उसके बाद लायबिलिटी दोगे, और इतने में आप ज़्यादातर लोगों के पैसे हो जाते हैं जी खत्म। और फिर क्या है, अगर फिर भी कुछ बच जाता है आदमी के हाथ में, तो बंदा क्या करता है? फोमो वांट्स। अरे इसने तो ये वाला मोबाइल ले लिया, हमको भी चाहिए। अरे इसने तो ये वाली टी-शर्ट पहनी है, मुझे भी चाहिए। अरे यार हमको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हम कैसे नहीं चाहिए यार। तो फोमो मतलब अच्छा चलो जी, दोस्तों यारों ने बोला यार चले यार बाहर खाने चलते हैं, मजे करेंगे, फन करेंगे, चले गए आप वहाँ पे जाके फिर अपना बड़प्पन दिखा रहे हो, नहीं बिल तो मैं दूंगा, तेरा भाई बिल देगा, कोई और बिल नहीं देगा। ये बहुत आम बात है और ये चलता है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि पहले तो आपके पैसे आए, आपने पहले किए खर्चे करने के बाद आपने बहुत अपनी ऐसी तैसी करके जितने आपके कर्जे थे या जो लायबिलिटी थी वो चुकाई। उसके बाद भी आप मान नहीं रहे हो, अभी भी आपको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि जी मैं कुछ पीछे तो नहीं छूट रहा, तुम ये नया वाला जूता आ गया ले लेते हैं बढ़िया से, एकदम मजा आ जाएगा। ये हरकतें करता है आदमी, ठीक है, जिसका कैश फ्लो पुअर होता है। और उसके बाद जो बच जाता है उसका इक्का दुक्का जो भी उस पर 500-600 रुपये बच जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें होती है 500-600 भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। 50,000 रुपये में से वो उसका जी सेविंग्स हो गया। अब 50 रुपये में, 500 रुपये में, या मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये भी अगर तुम सेव कर रहे हो ये सारा सब कुछ करने के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा उससे? लाइफ बदल जाएगी। 5,000 रुपये अगर हर महीने डालने बैठोगे ना कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये चीज़ें जारी हैं, आपकी पुअर कैश फ्लो जारी है, कभी अमीर नहीं बन पाओगे, होगा भी नहीं। आप पैसा बचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी सबसे पहली बात ये हो रही है, पहले तो पैसा बचाओ, बचेगा तो कुछ करोगे ना, बच ही नहीं रहा है।
चलो अब आगे लेके चलता हूँ मैं, अब और थोड़ी चीज़ें समझते हैं, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो क्या है ना, ये अभी हमने बात करी, अभी यहाँ पे ना किसी की बुराई नहीं हो रही है, समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि हमारे साथ होता क्यों है। तो वाई योर कैश फ्लो लुक्स लाइक द अबव, तो ये समझो आप, इसके ना कुछ रीजंस मैंने लिख रखे हैं और आप मेरे को बताओ, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी है। पहला कि आप 1 लाख रुपए से कम कमाते हो और आप किसी फास्ट मेट्रो सिटी यानी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसी किसी शहर में रह रहे हो और आप 1 लाख रुपए से कम कमाते हो, तो आपकी ये इस तरीके का आपका कैश फ्लो आपकी ऐसी तैसी बजी पड़ी है। दूसरा ये है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं या आपके पास फ्रेंडली क्रेडिट्स है, मतलब कि आपने क्रेडिट कार्ड्स ले रखे हैं और आप उससे दबा के खर्चा कर रहे हो, या आपने दोस्तों यारों से उधार मांग रखा है। तीसरा, यू मेक परचेजेज इन फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने ऐसी कई सारी चीज़ें खरीद रखी हैं जिनकी आपको ना तो ज़रूरत थी, ना वो चीज़ें आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस से मैच करती हैं, बस आपको फोमो हो रहा था किसी और को देख के तो आपने कर लिया। आपके दोस्त यार सब घूमने जा रहे थे, आपको फोमो हो रहा था, आपने अपनी वेकेशन कर ली। आपने सब कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट में किया है बिना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेक करे हुए। फिर अगला ये है कि यू आर द सोल ब्रेड विनर एंड गॉट 2x रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो ये मैं समझता हूँ कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती है, और अगर आपकी भी है तो मैं वो वाली चीज़ भी कंसिडर करके चलते हैं हम, क्योंकि होता है ऐसा, हर बंदा एक बढ़िया बैकग्राउंड से नहीं आता। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो तनख्वाह है वो बहुत लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, तो आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। आप ही पैसा कमा रहे हो, आपकी फैमिली में कोई और पैसा कमा भी नहीं रहा होता, और ऐसे में आपको अपना खर्चा भी चलाना है, घर भी पैसा भेजना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना टफ होता है। तो ये सिनेरियो भी है। उसके बाद ये कि योर इनकम इज़ वे टू लेस टू सर्वाइव। देखो ये सच्चाई है, अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो और आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम है, मैं कह रहा हूँ चलो थोड़ा सा हम ऊपर नीचे ले जाते हैं, अगर आप 70,000 रुपये से कम है ना, देखो आप स्ट्रगल करोगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पैसा सेव कर पाना। देखो सर्वाइवल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पैसा सेव करके अमीर बनने की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की बात हो रही है। तो आप ये समझो कि अगर आप 70,000 रुपये से कम कमाते हो और दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे किसी भी शहर में रह रहे हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप अमीर बन पाओगे। और आपके लिए अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो और आप कैसे कैसे करके पैसे बचा पा रहे हो, क्योंकि देखो पैसा नहीं बचता है। अभी क्यों नहीं बचता है वो भी अभी आपको आगे पता लगेगा, मैं आपको सारा डेटा दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर, जो कि है मिडिल क्लास के कैश फ्लो पे, कि मिडिल क्लास कैश फ्लो कैसा दिखता है। देखो मिडिल क्लास, अगेन मिडिल क्लास आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैश फ्लो आपको मिडिल क्लास ब्रैकेट में देखने को मिलेगा, आपको रखता है उस ब्रैकेट में। तो वो कुछ ऐसा दिखता है कि आपकी जॉब से या आपके प्रोफेशन से, या अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है उससे आपका इनिशियल सोर्स ऑफ इनकम इज जनरेटेड थ्रू एम्प्लॉयमेंट, वहाँ से ये पैसा फ्लो करता है और ये पैसा मूव करता है आपकी लायबिलिटीज़ की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो आप नॉर्मल अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली को देखोगे ना तो उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में लायबिलिटीज़ में वो लोग क्या लेते हैं। घर की EMI जानी है जी, लायबिलिटी है, गाड़ी ले रखी है, लायबिलिटी है, बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, लायबिलिटी है। तो आप ये समझो कि जो मिडिल क्लास कैश फ्लो है वो ऐसा ही दिखता है कि पहले पैसा आता है, उसके बाद लायबिलिटीज़ में जाता है, लायबिलिटीज़ के बाद ये पैसा आगे फ्लो करेगा, और उसके बाद ये पैसा एक्चुअली में इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं मिडिल क्लास लोग। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी थोड़ा सा ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, ये अगर आप इसका क्राइटेरिया भी देख लोगे तो ये क्राइटेरिया मैं 1 लाख रुपए से ऊपर वाले लोगों का ही ले रहा हूँ। तो वो पहले अपनी थोड़ी सी लायबिलिटीज़ में पैसा देते हैं, एक्सपेंसेस नहीं करते हैं, आप समझो, पहले लायबिलिटीज़ चुकाते हैं अपनी, जो उनके लोन वोन चल रहे हैं ऐसा EMI वगैरह, उसके बाद वो कुछ पैसा निकालते हैं और कुछ पैसा साइड करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो ये हैबिट है, ये लोग करते हैं, ये सच्चाई है। उसके बाद ये पैसा यहाँ से फ्लो करता है और फिर जाता है एक्सपेंसेस में, जितने भी आपके घर के खर्चे हैं, छोटा मोटा सारा सब कुछ। दैट इज़ द रीज़न कि आपने मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि यार घर का खर्चा इस महीने थोड़ा कम करना, थोड़ा कंट्रोल करना। वो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनको पता होता है कि हमारी EMI जानी है, बाकी सारा सब कुछ है, और थोड़ा सा पैसे की तंगी चल रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ ऐसे ही काम करती है, और बाद में ये लोग इमरजेंसी फंड में पैसा डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिडिल क्लास कैश फ्लो वर्क करता है, और ये कैश फ्लो आपको लंबे टाइम तक मिडिल क्लास में ही रखेगा। कम से कम आपको अगले 10 से 12 साल तक इस तरीके का कैश फ्लो पैटर्न आपको मिडिल क्लास में ही रखने वाला है, अमीर नहीं बनाएगा। ये आप सेट कर लो अपने दिमाग में। क्यों नहीं बताएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो मिडिल क्लास कैश फ्लो है, आपका मिडिल क्लास कैश फ्लो क्यों है। अगर आपका है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, आप रिलेट करोगे हर एक चीज़ से। तो क्यों है आप ये समझो। पहला कि आप 2 लाख रुपए से कम कमाते हो, किसी फास्ट मेट्रो सिटी में रहते हो, दिल्ली मुंबई बैंगलोर जैसी। दूसरा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड के ऑब्लिगेशंस हैं, क्रेडिट कार्ड आपने ले रखे हैं और उसके खर्चे हैं, और आपके सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। सोशल ऑब्लिगेशंस में भी लोग बहुत फंसते हैं कि जी अरे घर नहीं लिया आपने, गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, अरे ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है तुम्हारे पास। तो सोशल ऑब्लिगेशन के चक्कर में भी आदमी के ऐसा कैश फ्लो उसका रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यू मेक परचेजेस अगेन आउट ऑफ फोमो, जो मैंने आपको बताया था कि फोमो तो जी हर जगह है और बंदा मानने का नहीं। और एक और रीज़न भी होता है ऐसे कैश फ्लो का कि यू आर टू कंफर्टेबल इन योर इनकम। आप ज़्यादातर देखोगे मेट्रो सिटीज़ के अंदर ना, जिन लोगों की इनकम 1.5-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए के आसपास तक है ना, दे आर प्रेटी कंफर्टेबल, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और वो उनका ठीक कट रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उनका ठीक कट रहा है तो उनका कैश फ्लो इसी तरीके से होता है। उनका कैश फ्लो अमीर लोगों की तरह नहीं होता, या रिच कैश फ्लो नहीं होता। रिच कैश फ्लो क्या होगा मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये भी प्रॉब्लम है कि योर इनकम ग्रोथ रेट इज इंक्रीमेंटल नॉट एक्सपोनेंशियल। मतलब कि आप ये समझो आपका इस तरीके का कैश फ्लो पैटर्न ना तब तक रहता है जब तक आपकी जो इनकम है ना वो आपको हर साल में आपको 15% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, 20% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो ये इंक्रीमेंट है ना, आपको कंपनी भी बोलती है जी 20% इंक्रीमेंट है, तो ये इंक्रीमेंट है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। तो अगर आपकी जो इनकम है वो इंक्रीमेंटली ग्रो कर रही है तो आप थोड़े कंफर्टेबल भी होते हो और आपका कैश फ्लो ऐसा ही दिखता है। तो आपको क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है इसलिए आपका कैश फ्लो बदला नहीं है। अब देखो कि रिच कैश फ्लो कैसा दिखता है। रिच कैश फ्लो ऐसा दिखता है कि इनकम जनरेट करी जाती है या तो बिजनेस से या हाई पेइंग जॉब से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो 4 लाख एंड अबव की बात हो रही है, उससे नीचे की बात ही नहीं है ये। क्योंकि 4 लाख रुपए से जब ऊपर होगा ना आप तभी ये सारी चीज़ें कर पाओगे जो कि रिच कैश फ्लो का पार्ट आती है, ठीक है। अब ये लोग पहले इनकम जनरेट करते हैं, हाई पेइंग जॉब भी हो सकती है और बिजनेस भी हो सकता है। उसके बाद इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स भी होते हैं, रियल एस्टेट भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के बंदे को क्या सूट करता है। कुछ लोग दोनों में डाइवर्सिफाई करते हैं, दोनों में पैसा डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ रियल एस्टेट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट करते हैं। उसके बाद ये लोग मेक श्योर करते हैं कि ये जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट्स इनकम प्रोडक्शन करे, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम प्रोड्यूस करके दे। तो इन्वेस्टमेंट से ये लोग इनकम प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये इनकम इनकी लायबिलिटीज पे ऑफ करती है पहले, ठीक है। तो मान लो फॉर सपोज मैं पैसा कमा रहा हूँ, अब मैंने ये पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से मैं कुछ इनकम क्रिएट कर रहा हूँ। जो इनकम मेरी वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उससे मैं अपनी कुछ लायबिलिटीज सेट ऑफ कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरा कोई कार लोन चल रहा है और उसकी EMI जाती है 10,000 रुपये, तो अब क्या है मैं पहले पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, रिटर्न प्रोड्यूस करके अपनी गाड़ी की EMI दे रहा हूँ, अपनी जेब से डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ। और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि एक बारी ये हो जाए फिर ये लोग अपने एक्सपेंसेस कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उससे आने वाला जो रिटर्न है उसी से इनके एक्सपेंसेस निकल जाए। और कभी कभी नहीं भी होता है क्योंकि टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने में, तो वहाँ पे ये लोग एक्सपेंस अपने सैलरी या जॉब जिस भी जो इनका इनकम सोर्स है वहाँ से अपना सेट ऑफ करते हैं। पर आप एक चीज़ समझो कि ये जब आपका कैश फ्लो ऐसा बन जाता है ना तो आपको सिर्फ 5 से 10 साल का वेट है एंड यू विल बी रिच, गारंटीड। अगर आपका कैश फ्लो इस तरीके का दिखता है आज की डेट में, आप 4 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो, आप पहले जो पैसा कमाते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न प्रोड्यूस करती है, उससे आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ होती है और कोशिश कर रहे हो कि उसी से एक्सपेंस निकल जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको पैसा डालना पड़ रहा है, आप गारंटीड 10 साल में अमीर बन जाओगे। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि लोग ऐसा कर नहीं पाते। लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते वो भी अभी मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। लेकिन आपका जो गोल है वो गोल ये है कि अभी अगर आप 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हो तो आप पुअर कैश फ्लो की सिचुएशन में बैठे हो, 90% चांसेस है, 90-95% चांसेस है। आपका काम है आपको यहाँ से जंप करके पहले मिडिल कैश फ्लो पे जाना है, यानी आपकी इनकम 2 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए और आपका जो पैसा है वो पहले इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए, फिर लायबिलिटीज़ में जाना चाहिए, फिर एक्सपेंस में जाना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। देखो प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी अभी पुअर कैश फ्लो में बैठा है ना वो डायरेक्ट रिच कैश फ्लो की तरफ जंप मारना चाहता है, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, अगर आप अभी 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हो, यार पहले 2-2.5 लाख तक तो पहुंचो। आप 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हो और आप कह रहे हो कि जी इनकम
30 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है चीज़ों में। तो आप ये चीज़ समझ के चलो कि जो ये जल्दी करोड़पति बनने के सपने हैं ना, ये सिर्फ सपने ही हैं, इसमें सिर्फ सपना है, ये अपना कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आपको यहाँ से यहाँ जंप करना है और उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे जंप करना है रिच कैश फ्लो पे कि 4 लाख है ना अबव पे आप पहुँच गए हो। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा आप अपने कैश फ्लो पैटर्न्स को चेंज करो, क्योंकि देखो आपके कैश फ्लो पैटर्न तभी चेंज हो पाएंगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी, बिना उसके आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी इसलिए थी ताकि आपको पता लगे कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप कभी भी प्लान ही नहीं बना पाओगे आगे कहीं जाने के लिए। अब आगे बढ़ो, देखो व्हाट शुड बी द गोल। तो गोल ये है टू शिफ्ट योर कैश फ्लो स्टेटस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ये कैश फ्लो स्टेटस का शिफ्टिंग है। अब कैसे होगा ये जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अरे सब कुछ तो बता दिया, ये होगा कैसे, हमें तो ये जानना है, हम करने को तैयार हैं जी, हम सब ने बोल दिया सर हमें यही करना है, बट करोगे कैसे है। तो अभी वो चीज़ समझेंगे कि ये कैसे प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल है। और अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 3 से 6 महीने में अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदल गई तो आप नीचे कमेंट करके दोबारा से चले जाना कि भाई ये सब बकवास है, ठीक है। वो ये है, सबसे पहले जो काम आपको करना है, चेंज योर सोशल कंजम्पशन। अब सोशल कंजम्पशन क्या होता है जी, और ये कैसे इंपैक्ट करता है हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स को, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को, मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको हमेशा ना 2 टाइप के सोशल ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, जहां से आप कंज्यूम करते हो इंफॉर्मेशन, इमोशन, हर चीज। 2 तरीके के, पहला ऑफलाइन सोशल ग्रुप्स। अब ऑफलाइन सोशल ग्रुप्स का मतलब है आपका इन पर्सन इंटरेक्शन, जो कि आपका मेल मिलाप होता है। उसमें भी 3 तरीके के ग्रुप्स आपको मिलेंगे और ये तीनों आपको डिटेल में समझाऊंगा और रिलेट करोगे आप, क्योंकि ये सच्चाई बताने वाला हूं। पहला आपको मिलेगा एक फोकस ग्रुप। अगर आपको ये मिल गया, आप ये लगा के चलो 90% आपके लिए लक काम करने वाला है। अब अगर आपके पास एक बहुत बढ़िया फोकस ग्रुप है, वो ग्रुप जो आपकी ग्रोथ को अनलॉक करता है, आपको आगे बढ़ाने की बात करता है, खुद भी आगे बढ़ने की बात करता है, मेहनत करने की बात करता है, स्किल्स की बात करता है, आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं, एक्चुअल जिस चीज से लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका ऐसा ग्रुप हो जो आपके 2-3 ग्रुप्स हों जो फोकस ग्रुप्स हों। कोई ऐसा आपका ग्रुप हो सकता है जो कि आपको हेल्थ पे फोकस करने के लिए हेल्प करता है। कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आपको वेल्थ पे फोकस करने के लिए मदद करता है। कोई ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जहां से आपको विजडम मिलती है, लेकिन फोकस ग्रुप है। तो ये ग्रुप आपको अगर मिल गया है ना, एक बार अगर आपको ऐसा ग्रुप मिल गया और आपने उसे नर्चर कर लिया, अब 90% लक आपके फेवर में काम करने वाला है। तो ये होगा क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बदलेगी तो आपके एक्शंस बदल जाएंगे। अब दूसरे तरीके का ग्रुप आता है, वो है रिलैक्स ग्रुप। देखो मैं ये कभी नहीं कहता कि ये होना ज़रूरी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में रिलैक्स ग्रुप होना चाहिए एक, क्योंकि अगर नहीं है ना तो आप मेंटली पागल हो जाओगे। रिलैक्स ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि ना आपको मूड चेंज करने में आपको अच्छा फील कराता है कि यार चल यार दोस्त वोस्त मिल गया, थोड़ी मस्ती वस्ती कर ली, इधर उधर खाने पीने चले गए, थोड़ा एंजॉयमेंट हो गया, थोड़ी हंसी मजाक हो गया। तो ये ग्रुप ऐसा होता है जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा आपने गपशप कर ली, ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि हम सब सोशल बीइंग्स ही हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीसरा जो ये ग्रुप है ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये है पुल ओवर इंफीरियर ग्रुप। इनको मैं कहता हूं इंफीरियरिटी बिल्डिंग ग्रुप्स। ये ग्रुप्स आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बने हैं। ये ग्रुप ना आपके अंदर हमेशा इनसिक्योरिटी और बहुत ही कम वैल्यू ऐड करेंगे। आप ये लगा लो, मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज के टाइम की बात है। कॉलेज में ना कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन पे खानदानी पैसा है, जिनको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ग्रुप्स के साथ अगर आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो और आपके पास खानदानी पैसा नहीं है, आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी है, तो ये ग्रुप भी आपके लिए इंफीरियरिटी बिल्डिंग ग्रुप ही है। क्योंकि आप इस ग्रुप में ना तो पैसा खर्च कर पाओगे क्योंकि आपके पास उतना पैसा है नहीं। क्या फील होगा आपको? खराब फील होगा अपने बारे में। आपको ये ग्रुप कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करेगा क्योंकि आप इस ग्रुप में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो टेक्निकली, मेजॉरिटी केसेस में। तो आपके लिए कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करेगा, आपको पूरा टाइम खराब भी लगता रहेगा, आप फोमो में भी रहोगे, हर टाइम इनसिक्योर भी रहोगे। तो बात यह है कि आपके ऐसे ग्रुप्स जो आपको इंफीरियर फील कराए, अपने बारे में खराब फील कराए। देखो रियलिटी चेक देने वाले लोगों में और इंफीरियर फील कराने वाले लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये आपको जज करना पड़ेगा कि ये बंदा मेरे को रियलिटी दिखा रहा है मेरी, या मेरे को जबरदस्ती खराब फील करा रहा है, जबकि ऐसा है भी नहीं। तो आप ये समझ लो कि अगर आप इंफीरियरिटी बिल्डिंग ग्रुप्स में बैठ रहे हो, बर्बादी होने वाली है आपकी।
तो सबसे पहले आपको ये चेंज करना है, अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है तो। अगर आपके पास ये तीनों ग्रुप्स हैं तो इन्फीरियर ग्रुप्स में बैठना बंद कर दो। ये ग्रुप आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी लाइफ एनर्जी ले जाएगा, बहुत सारा आपका टाइम ले जाएगा, हो सकता है आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे वैसे भी वो भी आपको रोड पे ले आए, तो इनसे आपको दूर रहना है। अब दूसरे तरीके के ग्रुप्स हैं ऑनलाइन सोशल ग्रुप्स। ये है आपका नॉन इन पर्सन इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई इन पर्सन इंटरेक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा, ये सब सोशल मीडिया का खेल है। लेकिन इसमें भी आपको 3 चीज़ें समझनी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ कंटेंट शुड आई एंगेज विद। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आपने ये बदल लिया ना, आप समझ लो 20% आपने गेम चेंज कर दिया है, क्योंकि आज की डेट में ना दुनिया यहाँ है, मोबाइल पे करती है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड। ठीक है, पहला है वैल्यू फॉलो। ये वो लोग हैं जो कि आपको एंगेज करते हैं और आपको ऐसा कंटेंट मिलता है यहाँ से जो आपकी फाइनेंशियल स्किल्स में हेल्प करे, आपको कुछ नई स्किल सिखा रहा है, आप कोई चीज़ सीख रहे हो, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल स्किल्स हो, कोई वैसी इंफॉर्मेशन हो, करंट अफेयर्स हो, तो ये क्या है, ये वैल्यू देते हैं आपको। तो ये वाले ग्रुप्स सही है। मतलब अगर आप सोशली ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया पे और ऐसे एंगेजमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। दूसरा है फोमो बिल्डिंग। फोमो बिल्डिंग में प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में ना सोशल मीडिया शो ऑफ का पूरा भंडार है। आप किसी की गाड़ी देखते हो, अरे यार मेरी उम्र का ही है, मेरे पे क्यों नहीं है। आप किसी को देखते हो, आजकल तो सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, आज मैंने कमाए इतने पैसे, आज का ये ट्रेड हो गया, आज का वो हो गया। वो सब कुछ देख के आपको कुछ नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही किसी का आज का प्रॉफिट या लॉस देखकर। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल रहा किसी की गाड़ियों की स्नैप देखकर, आपको सिर्फ अपने बारे में खराब फील हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो आपको फोमो बिल्ड कर रहा है, बंद कर दो। लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप फोमो के चक्कर में या तो कहीं से कर्जा लेके उल्टी सीधी हरकतें करोगे या अपनी भी जिंदगी इतनी हैपनिंग दिखाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाओगे जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो प्लीज ऐसे लोगों को फॉलो मत करो, ऐसी चीजें मत देखो जिससे आपको जबरदस्ती अपने बारे में खराब लगे। अगला है ब्रेन एंड बॉल ड्रेनर। मैं इसे क्यों ब्रेन एंड बॉल ड्रेनर कहता हूं, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। ये जो कंटेंट होता है ना, ये आपको चीप डोपामिन देता है। आजकल कोई कमी नहीं है सोशल मीडिया पे, दुनिया जहान की लड़कियां नाच रही हैं, क्या दिखा रही हैं मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंटेंट है ना, अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हो सोशल मीडिया पे, और देखो अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो ना, बहुत मुश्किल है आपके लिए इस चीज़ से बच पाना, और स्पेशली अगर आप एक लड़के हो तो ये आपके डोपामीन, आपको इतना चीप डोपामीन देगा कि आपका काम में मन नहीं लगेगा। आपका जितना भी ड्राइव है ना बच्चा पैदा करने की, सब सेक्स भूल जाओ, आप सब खराब कर देगा। आप मेंटल मैस्टरबेशन के स्टेट में चले जाओगे। आपको लगेगा आप बहुत कुछ कर रहे हो क्योंकि आप फोमो वाली चीज़ें भी देख ही रहे हो, और आजकल तो रील्स में म्यूजिक भी ऐसा लगता है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, तो आप वैसे ही आधे पागल हो जाओगे। ठीक है, तो सीधी बात है, ये आपके ब्रेन को भी ड्रेन करेगा और बॉल्स को भी ड्रेन करेगा, क्योंकि देखो ये सब देखने के बाद ना काम पे नहीं बैठने वाले हो आप जाने वाले हो बाथरूम। ठीक है, तो ये सच्चाई बता दे रहा हूँ मैं आपको, कितनी भी कड़वी लगे सुनने में, कितना भी आप लोग यार ये कैसी बातें, ये सच्चाई है। अगर आप ये सब देख रहे हो सोशल मीडिया पे और हर जगह है ये सोशल मीडिया पे, तो आपका बाथरूम जाना तो जी तय है, और उसके बाद आप कितना काम करने वाले हो ये आपको भी अच्छे से पता है। तो बिल्कुल सीधी बात है, आपको इस रास्ते पे जाना है, आपको इस रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाना, और इस रास्ते से तो आप भैया राम राम कर लो, दूर रहना है, बिल्कुल हाथ जोड़ लो जी, बिल्कुल ही नहीं देखना है। आप नॉट इंटरेस्टेड कर दो अपनी इंस्टाग्राम की जो एक सेटिंग होती है, मैं आपको बता भी दूंगा क्या होता है, उसमें आप जाके डिलीट कर दो अपनी सारी हिस्ट्री, इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दो। उससे क्या है, आपका फ्रेश हो जाएगा इंस्टाग्राम एकदम, अगर आप अभी ये सब कंज्यूम कर रहे हो तो। मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे ही आप अपना सोशल कंजम्पशन चेंज करोगे ना, आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें एकदम से बदलने वाली है। पहला, आपके एक्शंस, आप ज़्यादा काम करने लग जाओगे, एम्बिशन आ जाएगा, आप स्किल्स सीख सकते हो, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप फोमो में नहीं पढ़ रहे हो, और क्योंकि आप फोमो में नहीं पढ़ रहे हो, स्पेंडिंग हैबिट्स बेटर हो गई तो सेविंग हैबिट्स भी बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज़ है आपका मूड, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, हेल्दी फील करोगे, कॉन्फिडेंट, फुलफिल्ड, मोर गिविंग, लेस लायबल, क्योंकि अब क्या है ना, आप प्रोड्यूसिंग वाली स्टेट में आ जाओगे, तो आप किसी के ऊपर ना थोपोगे नहीं आपको। क्योंकि देखो सीधी बात ये है कि लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्हें अपने बारे में ख़राब फील होने लग जाता है, फिर जाके किसी को चाटते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो उसका भी टाइम ख़राब करते हैं, उसके ऊपर अपना इमोशनल उल्टी करते हैं। तो आप लेस लायबल भी होगे और आपके एनर्जी लेवल्स भी नेक्स्ट लेवल पे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो, टाइम मैनेजमेंट। आप ज़्यादा काम कर पाओगे, बेटर रिलेशनशिप्स होंगे, अपने लिए ज़्यादा टाइम होगा और बर्नआउट फील नहीं करोगे, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम आपकी सोशल हैबिट्स ले जाती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके सोशल ग्रुप्स हों, वहाँ से टाइम बचाओ।
और अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर लगाओ, तभी कुछ बदलने वाला है ज़िंदगी में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना दूसरा स्टेप जो हमें करना है अपने कैश फ्लो को बदलने के लिए, वो है स्मार्ट स्पेंडिंग टेक्निक्स अपना लो अपनी ज़िंदगी में। उसमें सबसे पहला ये है, योर इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट शुड ऑलवेज बी डिफरेंट। जैसे ही इनकम अकाउंट में पैसा आता है, एक एक्सपेंस अकाउंट, एक और बैंक अकाउंट खुलवा के रखो, यहां से पैसा निकाला और सेट कर लो कि देखो 50,000 रुपए की इनकम है, 30,000 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं करना किसी भी कंडीशन में। 30,000 रुपए यहां पे डाला, सॉर्ट। अब इसके अंदर और पैसा नहीं डालना। जो आपका इनकम अकाउंट है वो अलग होना चाहिए, एक्सपेंस का अकाउंट अलग होना चाहिए। इनकम के अकाउंट से एक्सपेंस अकाउंट में पैसा नहीं डालना है, एक महीने में एक बार से ज्यादा नहीं डालना है, तो नहीं डालना है, रूल बना लो। दूसरा है अवॉइड ईटिंग आउट मोर देन 3 times अ मंथ। आप देखो सीधी सीधी बात है, अगर आपकी सैलरी कम है, आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते हो, प्लीज आप 2-3 बारी से ज्यादा महीने में बाहर मत जाओ। दोस्त यार बहुत हैं आजकल, और मेट्रो सिटीज में तो अंधा आपके पास खर्च करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो प्लीज आप 3 बार से ज्यादा का रूल बना लो, 3 बार से ज्यादा महीने में बाहर जाना ही नहीं है। मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आपके पैसे लगेंगे। सीधी सीधी बात है, कितनी बार आप दोस्तों के पैसों पे खा लोगे, कभी ना कभी तो दोगे, तो पैसे खर्च होंगे। पैसे खर्च होंगे तो फिर बचाओगे कैसे? बचाओगे नहीं तो अमीर कैसे बनोगे? सीधी सी बात है। अगले पे आ जाते हैं। ऑलवेज यूज डिस्काउंट कूपन्स एंड बी डिसिप्लिन। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, डिस्काउंट मिल रहा है ना, अरे यार ये भी ले लो, डिस्काउंट मिल रहा है ना, अरे यार ये भी ले लो। नहीं, ये नहीं करना। डिस्काउंट कूपन्स का इस्तेमाल करना है हर एक जगह पर जहां पर आप कर सकते हो। अगर अभी आप पैसा कम कमाते हो तो, ज्यादा कमाते हो तो भी करना चाहिए, मैं तो हमेशा करता हूं। और डिस्काउंट कूपन यूज करने के बाद भी डिसिप्लिन मेंटेन करो। देखो मैं महीने में 3 से 4 बार बाहर खाने जाता हूं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन देखो अगेन यहाँ पे किसी के साथ कोई वो नहीं है, मेरा इनकम ब्रैकेट अलग है। लेकिन बात यह है कि मैं अगर 3-4 बारी बाहर जा रहा हूं, मैं हमेशा डिस्काउंट कूपन यूज करता हूं, और मेरा सेट है कि इससे ज्यादा पैसा बाहर खर्च नहीं करना और इससे ज्यादा बार बाहर नहीं जाना। सीधी बात है, ये रूल आप अपनी जिंदगी में डाल लो, आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। अगला क्या है, डू नॉट बाय एनीथिंग ऑन क्रेडिट इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दैट ऑन डेबिट 3 times। क्रेडिट कार्ड पे फोन उठा के ले आते हैं लोग, आईफोन, ठीक है, पैसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, क्रेडिट पे आप कोई भी चीज तब तक नहीं खरीदनी है जब तक आप डेबिट कार्ड से उस चीज को 3 बार नहीं खरीद सकते। मतलब कि अगर आपको 80,000 का फोन खरीदना है, जब तक आपके डेबिट कार्ड में 2,40,000 रुपए नहीं पड़े हैं, तब तक किसी भी कंडीशन में आपने ये 80,000 रुपए का फोन क्रेडिट कार्ड पे लेके नहीं आना। ये रूल बना लो। तो क्रेडिट से वही खर्चा करना है जो डेबिट से कर सकते हो, तभी करना है क्रेडिट से, और वो भी 3 बार कर सकते हो डेबिट से तभी करना है, वरना नहीं करना, वरना आप ट्रैप में फंस जाओगे। और क्रेडिट कार्ड का ट्रैप कितना खतरनाक होता है ये तो मैं बहुत बारी बता चुका हूं। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आप वहां पर वीडियो देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अगला आप समझ लो, अगला ये है, अवॉइड टेकिंग एनी क्रेडिट कार्ड इफ योर इनकम इज लेस देन 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से कम कमाते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना भाई, रूल बना लो। अगर 2 लाख रुपए की इनकम नहीं है ना, क्रेडिट कार्ड छूना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। क्योंकि बैंक सोना देखो सब पता होता है कि कितना पैसा आ रहा है, क्या हिसाब है। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है ना, और आप क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हो, मैं आपको बता रहा हूं आप फंस जाओगे, आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो अभी आप मिडिल क्लास कैश फ्लो में भी नहीं हो, बहुत कम चांसेस हैं। आप अभी या तो पुअर कैश फ्लो में हो या मिडिल क्लास कैश फ्लो की तरफ जाने की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप अमीर कैश फ्लो की तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे, आप रिच कैश फ्लो तक बढ़ ही नहीं पाओगे अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है 2 लाख रुपए की इनकम से पहले, क्योंकि ऐसी तैसी कर दोगे आप, गन मचाओगे। ये देखो सच बात है। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम ब्रांड कॉन्शियसनेस एंड मटेरियलिज्म। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, ये देख रहे हो नॉन ब्रांडेड है, ये देख रहे हो नॉन ब्रांडेड है, सच्चाई है, ये रियलिटी है। यहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, महंगे सस्ते की बात ही नहीं हो रही। आप एक चीज समझो, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आप ब्रांड्स के पीछे भागते हो ना, ब्रांडेड चीजें खरीदने के पीछे भागते हो, आपके पैसे कब उड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो प्लीज आप ब्रांड कॉन्शियसनेस छोड़ दो। देखो अच्छा दिखने के लिए ब्रांड पहनना जरूरी नहीं है, खुद को सही से रखना और सही तरीके की ग्रूमिंग करना, सही तरीके का कपड़ा लेना जरूरी है, रादर देन कि कौन से ब्रांड का पहन रहे हो। तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ब्रांड कॉन्शियसनेस और मटेरियलिज्म छोड़ दो अगर अभी सैलरी कम है तो, और पैसा बचा के अमीर बनना चाहते हो। सीधी बात है, ये मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया और जब से किया ना भाई बहुत पैसे बचते हैं, कोई शौक नहीं है महंगे महंगे ब्रांडेड आइटम्स खरीदने का। और 7th और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो नेवर टेल योर रियल इनकम टू एनीवन, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, एटसेट्रा, कोई भी हो। अब ब्रो ये कैसी बात है, ये क्या बोल दिया, ये तो बहुत गलत बात है। हम अपने माँ बाप को ही ना बताएं कि हम पैसा कितना कमाते हैं, हम अपने दोस्तों को ही ना बताएं कि जी हम इतना कमा रहे हैं। जी हाँ, नहीं बताना है,
पेरेंट्स को भी नहीं बताना है, दोस्तों को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है कि एक्चुअली में कितना कमाते हो। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो ना, पेरेंट्स को बताओ भाई 50,000 ही कमाता हूं या 75 ही कमाता हूं। इसका रीजन ये है कि जब आप किसी को बताओगे ही नहीं आप एक्चुअली में कितना कमाते हो, तो होगा ये कि आपको कभी किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा किसी भी चीज को लेकर। दूसरी बात यह है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, क्योंकि देखो ज्यादातर फैमिलीज में मैंने ये होते हुए देखा है, जब पैसा ज्यादा कमाया जाता है तो पैसा आपसे मांग लिया जाता है कि अरे इतने पैसे का क्या करेगा, अरे दे दे। तो जब आप ही के हाथ में पैसा नहीं रहा तो आप उस पैसे को मैनेज करना कभी सीख ही नहीं पाओगे, उस पैसे से और पैसा कमाना कभी सीख ही नहीं पाओगे। आपके दोस्त आ जाएंगे आपसे उधार मांगने के लिए अगर आपने बता दिया कि कितना कमाते हो तो, और बाकी दुनिया तो बैठी है आपको खाने के लिए। जिंदगी में रूल बना लो, जितना कमाते हो उससे 30-40% कम ही बताना है, अगर बता भी रहे हो तो। वरना तो सिंपल सा रूल है भाई, देखो कोई भी पूछे 2 रोटी कमाते हैं 2 रोटी खाते हैं, कोई पूछता है तो जी इतना ही बताते हैं, ना इससे ज्यादा कमाते हैं ना इससे ज्यादा बताते हैं, खत्म हो गई कहानी। आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे, हमेशा आपकी जेब में पैसे रहेंगे अगर आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताते हो तो ये सेट कर लो अपने दिमाग में। अब आ जाते हैं अगली चीज पर कि आप इसके बाद क्या कर सकते हो। तो देखो स्टेप 3 ये है कि या तो आप रीलोकेट कर लो या फिर आप एक साइड हसल कर लो। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आपकी इनकम कम है ना, प्लीज आप रीलोकेट कर लो अगर आप कर सकते हो तो। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया, और ये मैं यहाँ पे मेट्रो सिटीज है, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको ना 45,000 रुपए के आसपास से कम का कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो सारे देख लो आप। तो मेन बात क्या है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो और आप कम पैसा कमाते हो, पर आपका खर्चा तो ज्यादा होगा क्योंकि मेट्रो सिटी महंगी होती है ना। तो अगर आप एक ऐसा काम कर सकते हो जो कि आप कहीं पे भी बैठ के कर पाओ, आप प्लीज रिलोकेट कर जाओ, मेट्रो सिटी में मत रहो। अगर आपका मेट्रो सिटी में उस सिटी से कुछ पैसा नहीं निकलता है तो प्लीज आप वहां से रिलोकेट कर जाओ, क्योंकि अगर आप किसी टियर 2 सिटी में जाकर 50,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर तमीज़ से चीज़ें करोगे ना, आप कम से कम 20,000 रुपये बचा पाओगे। क्योंकि टियर 2 सिटीज़ में ना इतनी सुविधाएं नहीं होती कि आप जाके पैसा इधर उधर फूंक दो, इतना महंगा रेंट नहीं होता, तो आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ। और साइड हसल अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो। देखो मैं तो ट्यूशन पढ़ाने को भी छोटा काम नहीं मानता, मैंने अपने टाइम पे किया है, मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मुझे तो भाई 1,000 रुपये की कीमत समझ में आती है। एंड आई एम श्योर कि आपको भी समझ में आ रही होगी, तभी आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। आप ये चीज़ समझो, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये आप महीने के कमाते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट से मान लो 5,000 रुपये भी कमा पा रहे हो होम ट्यूशन का, और आप 4 स्टूडेंट भी कैसे तैसे करके पढ़ा दो अपनी जो रेगुलर इनकम है उसके अलावा, तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये आपको आ रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्स्ट्रा 20,000 रुपये अभी तो मैंने बढ़ाया नहीं इसमें कुछ, मतलब आप 20 के थोड़े बढ़ते भी है ना टाइम के साथ, लेकिन अगर आप 20 ही कमा रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगले 20 साल में अगर आप ये एक्स्ट्रा 20,000 रुपये 15% के कैगर पे, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चलता है लेकिन 15% के एवरेज रिटर्न पे भी अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप कितना पैसा बना पाओगे लॉन्ग टर्म में। ये देखो आपके सामने है, 20,000 रुपये का अमाउंट है, 20 साल के लिए इन्वेस्टेड है, 15% के रिटर्न पर। आप देख लो आपके टोटल 48 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट हुए हैं, 2,55,00,000 रुपए का आपको रिटर्न मिला है। टोटल आपके पास 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे 20 साल के बाद, अगर आप आज ये 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो साइड हसल करके और इसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो। सीधी सीधी बात है। तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं और ये रियलिटी है। तो अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली। और लास्ट स्टेप है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, सीधी बात है। आप कितना भी बोल लो लेकिन इसी से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लर्न टू से नो। देखो ना बोलना सीख जाओ आप। कोई अगर देखो जिस चीज़ को ना बोलना है उस चीज़ को ना बोलना है, आप अपने दिमाग में सेट कर लो। चाहे कोई भी बोल रहा हो, घर वाले बोल रहे हो, दोस्त बोल रहे हो, जिगरी यार बोल रहा हो, ना मतलब ना बोलना है तो ना बोलना है। से नो टू पार्टीज यू कैनॉट अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। बहुत लोग ना सिर्फ मनी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, टाइम की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करते। अरे दोस्त ने बुला लिया, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, पैसे मैं दे रहा हूं, तू चल ना पार्टी करके आते हैं। आप गए, पैसे आपके दोस्त ने दिए, पूरी रात पार्टी करी,
अब आके सोओगे, सुबह लेट उठोगे, अगला पूरा दिन खराब करोगे, शेड्यूल खराब हुआ, मेंटल स्पेस खराब हुआ, समझ रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूं सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं, टाइम के टर्म्स में अपनी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखो और ना बोलना सीखो उन पार्टीज में, उन जगहों पे जाना जहां पे आप टाइम और पैसा दोनों चीजों के टर्म्स में अफोर्ड नहीं कर सकते हो जाना, सीधी बात है। दूसरा, से नो टू फ्रेंड्स हैंगआउट्स विच यू कैन नॉट अफोर्ड, सीधी बात है। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो बाहर खाने जाना, मना कर दो। आप घूमने जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मना कर दो, कुछ नहीं होता है। से नो, जुगाड़ करके पैसे लाके ये सब हरकतें मत करो, कंगाल हो जाओगे। अगला ये, से नो टू गर्ल्स, नो टू डेट, नो टू हैंग आउट इफ यू हैव मनी प्रॉब्लम। सीधी सीधी बात है, देखो अगर आपकी जेब में पैसे कम है ना, आपकी सैलरी कम है, डेट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लड़कियां घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर पैसे नहीं कमाते हो, लड़कियों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है अगर पैसे कम कमाते हो तो। सीधी सीधी बात है, पहले जी पैसे ज़्यादा कमाने लग जाओ, पहले पैसे बचाने लग जाओ, उसके बाद कर लेना है सब कुछ। क्योंकि देखो आप लड़की को घुमाने ले जाओगे, चाहे वो डेट पे ले जाओ, चाहे आप वैसे भी हैंग आउट करने चले जाओ, पैसा तो देखो लगेगा ही लगेगा। चाहे आप स्प्लिट भी कर रहे हो, चाहे लड़की दे भी रही है, एक बार दे देगी, अगली बार दोबारा जाओगे, दोबारा लगेगा। तो समझ लो, सीधी बात है। से नो टू गर्ल्स, अगर पैसा नहीं है ना, से नो टू गर्ल्स। दूसरा है, से नो टू फंक्शंस यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो, और इसमें है से नो टू फैमिली। अगर आप फैमिली फंक्शंस में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मना कर दो यार। काम छोड़कर पैसे लगाकर मत जाओ, क्योंकि फैमिली फंक्शंस भी एक कॉस्ट पे आते हैं। किसी की शादी हो रही है, जाना है जी जाना है, क्या करोगे? नया अगर सूट लेना है तो लोगे ना, नए कपड़े लोगे, कुछ ना कुछ जूता वूता खरीदोगे, पार्लर वार्लर जाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, खर्चा तो होगा ही। अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत करो, मत करो, सीधी बात है, मना कर दो भाई, अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं, है ही नहीं पैसे, खत्म बात है। क्योंकि आप ये समझो, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हुए लोगों को मना नहीं करोगे तो वो हाँ बोलते बोलते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। और अगली चीज है, से नो टू सेंडिंग एंड लेंडिंग मनी टू एनीवन एक्सेप्ट मॉम एंड डैड, और ये भी सर्कमस्टेंशियल है, मैं बता रहा हूं। सर्कमस्टेंशियल तब है अगर मम्मी पापा पैसा नहीं कमाते हैं और घर चलता है जब आप पैसा भेजते हो, तभी देना है पैसा। किसी को पैसे भेजने नहीं है, किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। कोई भी पैसे मांग रहा है, सीधा सीधा बोलो आई डोंट लेंड मनी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 95% ऑफ द केसेस में आपका पैसा वापस नहीं आने वाला जो आपने दिया है, सीधी सीधी बात है। और आपकी तनख्वाह वैसे ही कम है, आपके पास वैसे ही उतने पैसे नहीं है, और उल्टा आप दानवीर बन रहे हो, उधार दे रहे हो, तो देखो सीधी बात है, आप कंगाल हो जाओगे। बैंक नहीं हो आप, पैसे उधार नहीं देने, ये तो मेरा तो सिंपल सा रूल है। आपको देने हैं, आप दे के देख लो, आपका जो नुकसान होगा आपको भी ये रूल अपनाना पड़ ही जाएगा लाइफ में। बाकी अगर आपको यहां तक हर एक चीज क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं, अगर आपने यहां तक पूरी चीज समझ ली है तो आपको ये पता लग गया है कि अगर आपके पैसे कम है, अभी आपकी सैलरी कम है, कैसे आपको सैलरी बचानी है, कैसे सैलरी को इन्वेस्ट आप कर सकते हो, और किस तरीके से अपने कैश फ्लो को चेंज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कम पैसे कमाते हो तो, और लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हो तो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना करो।